हाय दोस्तों, आज हम बात करेंगे जीईआरडी के मैनेजमेंट के लिए। ठीक है। एक बात के लिए सबसे मैं सॉरी कहना चाहता हूँ क्योंकि दीपावली के बीच काफ़ी टाइम हो गया क्लास अपलोड किए, तो जिसकी वजह से आप लोगों को प्रॉब्लम हुई होगी, इसके लिए सॉरी। अब से जो है क्लासेस आपकी टाइमिंग टू टाइम अपलोड कर दी जाएगी ताकि आपको उस चीज़ को क्या करना है, पढ़ के रेडी करके अपने आप को क्या करना, तैयार कर लेना है अपने एग्ज़ाम के लिए। ठीक। आज हम अभी तक हमने क्या पढ़ा, जीईआरडी के बारे में हमने पढ़ा है। ठीक। जीईआरडी में क्या था, उसमें क्या था कि जो हमारा ईसोफेगस होता है, उस ईसोफेगस में गैस्ट्रिक कंटेंट क्या होते हैं, बार बार रिफ्लेक्स हो रहे थे। ठीक। ऐसा इसलिए देखने को मिल रहा था क्योंकि जो हमारा कार्डियक इंस्फिंक्टर है, उस इंस्फिंक्टर का प्रेशर क्या हो रहा था, अगर स्टमक के कंपेरिजन में देखें तो कम हो जा रहा था। इसके लिए क्योंकि देखो स्टमक का प्रेशर ज़्यादा हो जा रहा था और कार्डियक इंस्फिंक्टर का प्रेशर क्या हो रहा था, कम हो जा रहा था, जिसकी वजह से हाई टू लोअर प्रेशर की तरफ वो फॉरवर्ड हो जा रहा था। इसकी वजह से क्या होता है, रिगर्जिटेट हो रहा था। एक कंडीशन है कि इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर क्या हो जाए, बढ़ जाए, तो उसकी वजह से भी ये कंडीशन देखने को मिलता था। बार बार गैस्ट्रिक कंटेंट क्या हो रहा है, ईसोफेगस में जाता है और वहाँ जाके क्या करता है, वहाँ के म्यूकोसा लाइनिंग को क्या करता है, बर्न कर देता है। ठीक। इसोफेजियल अल्सर कॉज कर देता है, जिसकी वजह से हार्ट बर्न देखने को मिलता है। कई सारे सिम्टम्स हैं जो मैंने पीछे क्लासेस में पढ़ा दिया है। आज हम लोग सिर्फ पढ़ने वाले हैं उसके मैनेजमेंट के बारे में कि मतलब अगर जीईआरडी वाला कंडीशंस है तो उसका हम मैनेजमेंट कैसे करते हैं। ठीक। उसका मैनेजमेंट करने के लिए हम सर्जरी क्या परफॉर्म करेंगे, क्या मेडिकल मैनेजमेंट हम क्या करेंगे, नर्सिंग मैनेजमेंट में हम क्या करेंगे, क्या एडवाइस देंगे उस पेशेंट को, उसको कंट्रोल करने के लिए। ठीक। तो आज हम बात करने वाले हैं जीईआरडी के मैनेजमेंट में। ठीक है। इसके अंदर पहला पॉइंट है एनपीओ स्टेटस। एनपीओ स्टेटस की मतलब कि जो पेशेंट है उस पेशेंट को क्या कर लेंगे, नील पर ओरल, मतलब हम उसको माउथ से किसी भी चीज का मतलब उसको कंटेंट नहीं देंगे। ऐसा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि देखो अल्सर हो गया है ड्यूडेनम में, इसोफेगस में अल्सर हो गया है, तो इसोफेगस में अल्सर हो गया तो अगर वो कंटेंट ले रहा है, हो सके हमारा स्फिंक्टर लूज हो गया हो। ये भी हो सकता है अगर वो बार बार मुंह से जब खाना खा रहा है तो वो स्टमक में जब स्टोर होगा तो उसकी वजह से बार बार रिगर्जिटेशन हो देखने को मिलता है। तो इसीलिए यहाँ पर हम उस पेशेंट को बोलेंगे कि उसको हम क्या रखेंगे, नील पर ओरल। ऐसा इसलिए करेंगे ताकि हम जो मैनेजमेंट या दवा जो दे रहे हैं उस चीज को, क्योंकि जो अल्सर हुआ है उस अल्सर को ठीक करने के लिए हम देंगे। क्यों, क्योंकि बार बार जब रिगर्जिटेट होगा तो बार बार वो घाव को और बढ़ाएगा, अल्सर बढ़ा देगा, और तो उसकी वजह से वो ठीक नहीं होगा, सही से प्रॉपर क्या होगा, केयर नहीं होगा। तो उसको केयर करने के लिए हमको क्या होता है, उस पेशेंट को नील पर ओरल रखना है। ये क्यों रखना है, क्योंकि ईसोफेगस रेस्ट अवस्था में रहे। ठीक, रेस्ट रहे, इसमें मतलब कि रेस्ट रहेगा तभी जाके वो क्या होगा, आसानी से वो जो कंडीशंस या अल्सर हुई हैं वो क्या हो जाएंगे, रिलीव हो जाएंगे। ठीक। दूसरा पॉइंट है आपका पेरेंटल रूट न्यूट्रिशन। दूसरे पॉइंट में क्या है कि जो पेशेंट है उस पेशेंट को देखो पेरेंटल रूट न्यूट्रिशन, हम उसको क्या करेंगे, पेरेंटल रूट से क्या करेंगे, न्यूट्रिशन देंगे ताकि उसको उसके बॉडी में न्यूट्रिशन की क्या हो, कमी ना देखने को मिले। और अगर बॉडी में न्यूट्रिशन की कमी मिलेगी तो उसको एनर्जी नहीं मिल पाएगी, और एक तरह से हमें एटीपी चाहिए भी, क्या घाव को हील, जो अल्सर हुआ है उसको हील करने के लिए एटीपी नहीं मिलेगा तो उसका क्या होगा, बहुत से प्रॉब्लम्स और क्रिएट हो सकते हैं। तो इसीलिए हम उसको न्यूट्रिशन को ओरल ना देके हम उस न्यूट्रिशन को उसको कैसे देंगे, आईवी फ्लूइड के थ्रू देंगे। ठीक है, पेरेंटल रूट से हम उसको न्यूट्रिशन क्या करेंगे, प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इनपुट आउटपुट चार्टिंग हम रेगुलर उस पेशेंट का क्या कर देंगे, चेक करते रहेंगे। ये इसलिए है ताकि पेशेंट को हमने जितना फ्लूइड दिया है, ठीक, जितना फ्लूइड दिया है क्या, और जितना फ्लूइड दे रहे हैं उसकी काउंटिंग करते हैं, और उसके बाद जितना फ्लूइड वो क्या कर रहा है, एक्सक्रीट कर रहा है,
उस फ्लूइड का हम क्या करते हैं, काउंटिंग करते हैं, ताकि हम उससे क्या कर सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं कि पेशेंट के अंदर कोई अदर कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट तो नहीं हो रहा। जैसे यहाँ पर मैंने 3 कॉम्प्लिकेशंस कॉम्बिनेशन दिखाए हैं। जैसे अगर इनपुट क्या हो जाए ज़्यादा, अगर मैंने उस पेशेंट को ज़्यादा हमने क्या किया, इनपुट दे दिया है, वो पेशेंट ज़्यादा इनपुट ले लिया, जैसे न्यूट्रिशन का वैल्यू ज़्यादा ले लिया, या तो हम फ्लूइड ज़्यादा चढ़ा दिए उसको, ठीक, अब ज़्यादा चढ़ा दिए, लेकिन जो आउटपुट है यूरिन उसको बार बार नहीं हो रहा है, ठीक, या स्वेटिंग नहीं हो रही है, वो आउटपुट उसका जो है फ्लूइड का क्या हो रहा है, कम हो गया है। तो उसकी वजह से क्या होगा, पॉजिटिव फ्लूइड बैलेंस देखने को मिलेगा। पॉजिटिव फ्लूइड बैलेंस देखने को मिलेगा तो उसकी वजह से उसके अंदर फ्लूइड का लेवल क्या होगा, ज्यादा देखने को मिलेगा। जब ज्यादा देखने को मिलेगा तो उसकी वजह से उसका वेट क्या होगा, गेन होगा, वजन बढ़ेगा। और वजन जब बढ़ेगा तो उसकी वजह से, क्योंकि वेट गेन क्यों हो रहा है, क्योंकि उसके अंदर फ्लूइड की मात्रा क्या होगी, बढ़ेगी। जब फ्लूइड की मात्रा बढ़ेगी तो उसकी वजह से वहां पे क्या होगा, जो जैसे कि कोई भी थैली है या किसी चीज में हम जब फ्लूइड को भर दिया, कोई पानी भर देते हैं, तो जब प्रेशर उसमें पानी भरते जाते हैं तो क्या तलता जाता है। उसी तरह से जब फ्लूइड का एक्सेसिव मात्रा इसमें होगा तो उसकी वजह से जो यहाँ की सेल्स की लेयर्स होती हैं, ब्लड वेसल्स की लेयर्स होती हैं, वो क्या हो जाएंगी, पतली हो जाएंगी। तो इसकी वजह से वहां से क्या होंगे, वहां से फ्लूइड क्या होंगे, छन छन के इंटरस्टिशियल स्पेस में क्या होंगे, जाने लगेंगे, जिसकी वजह से हमें वहां पे एडिमा वाले कंडीशन देखने को मिलते हैं। दूसरा नेक्स्ट कंडीशन है कि इनपुट हम क्या कर रहे हैं, कम दे रहे हैं, लेकिन आउटपुट हमारा क्या हो रहा है, ज्यादा निकल रहा है। या तो हम इनपुट नॉर्मल जितना दे रहे हैं लेकिन आउटपुट हमारा ज्यादा निकल जा रहा है। तो उस कंडीशंस में हम क्या करेंगे कि हमारा जो फ्लूइड कैसा बैलेंस है, निगेटिव फ्लूइड बैलेंस हमें देखने को मिलेगा। अब उसके अंदर फ्लूइड लेवल क्या होगा, कम देखने को मिलेगा, तो उसके अंदर वेट गेन की जगह वेट लॉस देखने को मिलेगा। अब वेट लॉस देखने को मिलेगा, इसका मतलब उसके अंदर फ्लूइड का लेवल क्या है, कम हो गया। तो उसकी वजह से उस पेशेंट के अंदर डिहाइड्रेशन वाला कंडीशन देखने को मिलेगा, ठीक, डिहाइड्रेशन वाला कंडीशन देखने को मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट है इनटेक, जितना इनटेक ले रहा है उतना वो क्या कर रहा है, आउटपुट भी कर दे रहा है, ठीक, जितना उसको हम चढ़ा रहे हैं वो उतना यूरिन के थ्रू क्या कर रहा है, बाहर कर दे रहा है। तो इससे हमारा ये निकल रहा है कि जो हमारा फ्लूइड बैलेंस है हमारे बॉडी का क्या है, ना तो हमारे बॉडी का फ्लूइड बैलेंस बढ़ रहा है ना तो घट रहा है, उसको एक नॉर्मल मेंटेनेंस करके उसको क्या कर दिया है, रखा हुआ है जी। इसीलिए बॉडी के अंदर किसी भी प्रकार के, जो बॉडी वेट है इसके अंदर किसी भी प्रकार का चेंजेस नहीं देखने को मिलता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जितना भाई हम खा रहे हैं उतना निकल जा रहा है, या हम जितना उस पेशेंट को दे रहे हैं उतना वो पेशेंट एक्सक्रीट कर दे रहा है, आउटपुट हो जा रहा है। तो उसकी वजह से उसकी जो वेट है वो वेट क्या हो जाएगी, नॉर्मल रहेगी, ठीक है। ये पॉइंट समझा गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं एनजी सक्शनिंग। अब हम इस पेशेंट में एंजिनिक सक्शनिंग क्यों करेंगे, देखो एंजिनिक सक्शनिंग हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारा जो स्फिंक्टर है वो लूज हो गया है। अब पता चला वो खा लिया है लेकिन लूज हो गया है, तो वो क्या होगा, बार बार रिगर्जिटेट होगा। तो इसमें हम क्या करते हैं कि जो पेशेंट के स्टमक के अंदर जो स्टोर फूड है उस फूड को हम क्या कर लेंगे, बाहर निकालेंगे एनजी ट्यूब से, और एनजी ट्यूब से निकाल के उसको स्टमक को क्या कर देंगे, इम्पटी कर देंगे। क्योंकि आपको पता है कि जब अगर हम खाना खाते हैं, राइट, तो वो जैसे स्टमक में जाता है तो ट्रिगर करता है जी सेल को, जिसकी वजह से गैस्ट्रिन का सिक्रीशन होता है, और गैस्ट्रिन जाके पेराइटल सेल को स्टिमुलेट करता है, एचसीएल का सिक्रीशन हो जाता है। तो मतलब जितना उसमें खाना रुका रहेगा उसकी वजह से एचसीएल का सिक्रीशन भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो हम क्या करेंगे, वहां से उस जैसे फूड कंटेंट को हम क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे, जिसकी वजह से एसजी सेल एक्टिवेट नहीं होगा तो गैस्ट्रिन हार्मोन्स नहीं निकलेंगे। जब वो नहीं निकलेंगे तो एचसीएल का सिक्रीशन भी क्या हो जाएगा, सप्रेस हो जाएगा। तो इसकी वजह से जो बर्निंग वाली कंडीशन, जो हार्ट बर्न वाली कंडीशन है उसको भी हम क्योर कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे ये भी हो सकता है कि हमारा जो इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर क्या है, बढ़ा हुआ है, इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर क्या है, बढ़ा हुआ है। तो उसकी वजह से हमें भी यहाँ पे क्या, अब पता चला वो खाया है कुछ भी, मान लो खा लिया है, तो अगर इंट्रा प्रेशर बढ़ेगा, एक तो लूज है, इनकॉन्टिनेंस है, तो वो क्या होगा, रिगर्जिटेट हो जाएगा,
प्रेशर बढ़ेगा, रिगर्जिटेट हो जाएगा, तो इसीलिए उसके अंदर जितने भी फूड कंटेंट है पहले से हम क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। फिर उसके बाद हम उस पेशेंट को क्या देंगे, कौन सी पोजीशन देंगे, सेमी फाउलर पोजीशन हम उस पेशेंट को क्या करेंगे, प्रोवाइड करेंगे। सेमी फाउलर पोजीशन क्या करेंगे, प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे कि अब उसके अंदर हम कौन कौन सी मेडिसिन दे सकते हैं ताकि उसके अंदर जो जीईआरडी वाली कंडीशंस है उस कंडीशन से उसको क्या कर सके, क्योर कर सके। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, हम ड्रग्स के बारे में बात कर रहे हैं कि अभी तक हमने कुछ छोटे छोटे पॉइंट समझे। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा है क्या, ड्रग्स कि मतलब हम जो जीईआरडी वाला कंडीशंस है उस कंडीशंस में हम क्या ड्रग्स दे सकते हैं। ठीक, अब हमारा पहला ड्रग्स है क्या, एंटासिड। एंटासिड ड्रग हम इसलिए देंगे ताकि उसके अंदर जो एसिड का लेवल बढ़ा है स्टमक के अंदर, उस एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम एंटासिड देंगे। ये एंटासिड क्या करेगी, जो एचसीएल स्टमक का जो एचसीएल है उस एचसीएल को क्या कर देगी, न्यूट्रलाइज कर देगी। और यही एंटासिड प्रोटेक्ट करती है स्टमक की जो लाइनिंग है, उस लाइनिंग को डैमेज होने से क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है, ताकि एचसीएल की वजह से वहां म्यूकोसा हट गया है तो उसकी वजह से उसकी जो म्यूकोसा लाइनिंग होती है, इनर मोस्ट लेयर होती है, वो डैमेज ना हो, वहां पे भी ये एंटासिड क्या करती है, हेल्प करती है। और ये एंटासिड ही जो पेप्सिन होता है, जो डाइजेस्टिव एंजाइम होता है, ये भी हाईली एसिडिक होता है, तो ये भी क्या करता है, इसको भी इनएक्टिव करता है। कैसे, इसका पीएच बढ़ा देगा, 5 से ज्यादा पीएच कर देगा किसका, गैस्ट्रिक पेप्सिन का, और ये पेप्सिन का जब बढ़ा देगा तो उसकी वजह से ये पेप्सिन क्या हो जाएगी, इनएक्टिवेट हो जाएगी। और इसके अंदर कौन कौन सी मेडिसिन है, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है, सोडा बाइकार्बोनेट है, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड सब मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको आप रखिएगा। ये एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड देंगे और ये क्या करेगा, जो स्टमक के अंदर एचसीएल है उस एचसीएल को क्या कर देगा, न्यूट्रलाइज कर देगा। समझ गए, जब न्यूट्रलाइज कर देगा तो उस एचसीएल की वजह से कहीं पर भी जलन नहीं होगा, मतलब उस वो एचसीएल और म्यूकोसा लाइनिंग को क्या बर्न नहीं कर पाएगी। अगर रिगर्जिटेट भी होगा तो एचसीएल क्या होगा, नहीं होगा, तो उसकी वजह से जो क्या होगा, क्योंकि भाई हमारा इनकॉन्टिनेंट वाला कंडीशन है कार्डियक स्फिंक्टर का, तो उसके अंदर क्या है, यहाँ पर हमें वो बर्निंग वाला जो सेंसेशन हमें देखने को मिल रहा है, हर्ट बर्न वाली जो सेंसेशन देखने को मिल रहा है, वो क्या हो जाएगी, रिलीफ हो जाएगी। ठीक, अब नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है, अब हम बात करते हैं H2 रिसेप्टर के बारे में। H2 रिसेप्टर हम इस कंडीशन में कहां कहां दे सकते हैं। अब देखो, हम बात कर रहे हैं कि इसका H2 रिसेप्टर ब्लॉकर के बारे में। ये मेडिसिन क्या होती है, ये H2 रिसेप्टर जो होता है उस H2 रिसेप्टर को ब्लॉक कर देती है ताकि वहां पे हिस्टामिन बाइंड ना हो सके। जब हिस्टामिन बाइंड होगा तो उसकी वजह से आगे चल के वो HCl का सिक्रीशन कराएगा, तो उसकी वजह से एसिडिटी बढ़ सकती है, ठीक, या जीआरडी वाला कंडीशन क्रिएट हो सकता है। तो इसीलिए हम ये जो ड्रग्स देंगे, तो ये ड्रग्स क्या करता है, H2 जो रिसेप्टर होता है उसी को क्या करता है, ब्लॉक कर देता है। पहले हम ये समझेंगे कि ये कैसे होता है, ये इसका एकदम नॉर्मल मैकेनिज्म अभी हम बात कर रहे हैं। अभी इस ड्रग का एक्शन नहीं बता रहा हूँ कि किस तरह से करेगा, अभी हम एक नॉर्मल फिनोमेना बता रहे हैं कि किस तरह से ये फिनोमेना आपके स्टमक के अंदर चलता रहता है, जिसे हमें ब्लॉक करना पड़ेगा। देखो, जब हम क्या करेंगे, खाना खाएंगे, जब हम फूड खाते हैं तो वो जैसे ही फूड आता है तो उसकी वजह से हमारे स्टमक में, पता है आपको, पायलोरिक एंट्रम में जी सेल की मात्रा ज्यादा होती है। वो जी सेल क्या करती है, एक हार्मोन्स का सिक्रीशन करती है जिसको बोलते हैं गैस्ट्रिन। वो गैस्ट्रिन हार्मोन्स सिक्रीट करेगा और वही गैस्ट्रिन हार्मोन्स स्टिमुलेट करेगा किसको, एंटेरोक्रोमोफिल लाइक सेल को। एंटेरोक्रोमोफिल लाइक सेल को क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा, जो कहां पे होती है प्रेजेंट, स्टमक के अंदर प्रेजेंट होती है। जब इसको ये स्टिमुलेट करेगा तो उससे वो रिलीज क्या कराएगा, हिस्टामिन का, और इस तरह से हिस्टामिन का क्या होगा, रिलीज होगा। तो ये हिस्टामिन क्या होगा, बाइंड होगा किसके ऊपर,
H2 रिसेप्टर के ऊपर जाके क्या होगा, बाइंड होगा। और H2 रिसेप्टर आपको पता है पाया जाता है पेराइटल सेल के सरफेस पे, ठीक, पेराइटल सेल के सरफेस पे पाया जाता है। तो ये हिस्टामिन जाके उस सेल पे क्या हो जाएगा, बाइंड हो जाएगा। देखो यहाँ लिखा भी है H2 रिसेप्टर ऑन सरफेस ऑफ द पेराइटल सेल्स। उस पेराइटल सेल्स के सरफेस पे जो H2 रिसेप्टर पाया जाता है, ये हिस्टामिन जब निकलेगा, और ये हिस्टामिन कहां से निकल रहा है, एंटेरोक्रोमोफिल लाइक सेल्स के द्वारा जो स्टमक के अंदर है, और इसको स्टिमुलेट कर रही है गैस्ट्रिन नाम की एक हार्मोन, ठीक। ये हार्मोन्स की वजह से अब इसको स्टिमुलेट किया इस सेल को, इसकी वजह से हिस्टामिन निकला, हिस्टामिन जाके H2 रिसेप्टर पे क्या किया, बाइंड हो गया। और जैसे ये बाइंड होगा तो वहां से एक एंजाइम को एक्टिविटी क्या कर देगा, बढ़ा देगा, एक एंजाइम के एक्टिवेट कर देगा, ऐसे आप कह सकते हैं, या एक्टिविटी को क्या करेगा, बढ़ा देगा। उस एंजाइम का नाम क्या है, एडिनिलेट साइक्लेज उस एंजाइम का नाम है। और यह एंजाइम क्या करता है, जो स्टमक की जो ये पेराइटल सेल्स के अंदर की बात हो रही है हार्मोन, ठीक है। और ये जो एंजाइम है, ये एंजाइम क्या करता है, सेल के अंदर साइक्लिक एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट CAMP का लेवल क्या करेगा, बढ़ा देगा, ठीक। किसके अंदर, सेल्स के अंदर, जो पेराइटल सेल है उस सेल के अंदर CAMP का लेवल क्या करेगा, बढ़ाएगा। जब CAMP का लेवल बढ़ेगा, उसकी वजह से एक्टिवेट हो जाएगा क्या, प्रोटीन काइनेज A। प्रोटीन काइनेज A क्या हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा। और यह प्रोटीन काइनेज A एक्टिवेट जब होगा तो इसकी वजह से जो प्रोटॉन पंप है, ठीक, ये प्रोटॉन पंप है, उस प्रोटॉन पंप के थ्रू क्या होगा, फास्फोरिलेटेज प्रोटीन क्या होगा, मूव कर जाएगा। और जैसे ही वो मूव करेगा सेल के द्वारा, तो उस सेल का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, उस मेम्ब्रेन से जब ये मूव करेगा तो उसकी वजह से जो प्रोटॉन पंप होता है वो हाइड्रोजन आयन को क्या करेगा, रिलीज कर देगा। और जब हाइड्रोजन आयन को वो रिलीज करेगा, आपको पता है जो हाई एसिडिक होता है, एसिडिटी को प्रोवाइड करता है क्या, हाइड्रोजन आयन। जितना हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट होगा उतना एसिडिटी क्या होगी, बढ़ी रहेगी। तो ये क्या करेगा, हाइड्रोजन आयन को क्या करेगा, स्टमक के अंदर छोड़ेगा, और जिसकी वजह से जो गैस्ट्रिक एसिड होता है, उस गैस्ट्रिक एसिड की जो एसिडिटी है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ये नॉर्मल फिनोमिना है। इस तरह से गैस्ट्रिक एसिड की क्या हो जाएगी, एसिडिटी बढ़ जाएगी। और जब बढ़ेगी तो उसकी वजह से रिगर्जिटेशन जब होगा तो वहां पे हमें क्या, हार्ट बर्न वाला देखने को मिलेगा, या इसोफेजियल अल्सर देखने को मिलेगा। तो हम क्या करते हैं, हम सिंपल सा हम इस्तेमाल करेंगे क्या, H2 रिसेप्टर ब्लॉकर। अब ये H2 रिसेप्टर ब्लॉकर क्या करता है, ये हिस्टामिन जब H2 रिसेप्टर पे जैसे ही ब्लॉक होता है, उसको हम ब्लॉक करने ही नहीं देते, ठीक। तो अब हम वो ड्रग्स देंगे, तो वो ड्रग्स क्या करेगा, इस H2 रिसेप्टर को पहले से ही क्या कर देगा, ब्लॉक कर देगा, जिसकी वजह से ये हिस्टामिन उस पे क्या होगा, बाइंड ही नहीं हो पाएगा। जब भी उस पे बाइंड नहीं होगा तो ये सारे प्रोसेस नहीं हो पाएंगे, और जब ये प्रोसेस नहीं होगा तो इसकी वजह से जो एसिडिटी बढ़ रही है वो एसिडिटी भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इस तरह से ये आपका H2 रिसेप्टर क्या करता है, वर्क करता है। अब इस तरह से H2 रिसेप्टर क्या करता है कि जो एसिड की सिंथेसिस या एसिडिटी हो बढ़ती है, उस एसिडिटी को क्या कर देता है, कम कर देता है। आपको बहुत अच्छे से मैंने स्टेप बाय स्टेप समझाया है। ये हिस्टामिन रिसेप्टर H2 रिसेप्टर, इसका मतलब H2 मतलब हिस्टामिन सेकेंड। ये हिस्टामिन सेकेंड जो पेराइटल सेल के ऊपर पाई जाती हैं, उस सेल्स के रिसेप्टर को ही ये H2 रिसेप्टर ब्लॉकर जो मेडिसिन होती है उसको ब्लॉक कर देगा, जिसकी वजह से ये हिस्टामिन उसको क्या करेगा, उसमें बाइंड ही नहीं हो पाएगा। जब उस पर बाइंड नहीं होगा तो उसकी वजह से ये एंजाइम नहीं निकलेंगे, और जब ये एंजाइम नहीं निकलेगा उसकी वजह से CAMP नहीं निकलेगा, CAMP नहीं निकलेगा, और CMP नहीं निकलेगा तो ये PKA नहीं निकलेगा, एक्टिवेट नहीं होगा। जब PKA नहीं होगा तो प्रोटॉन पंप भी क्या होगा, इस फास्फोरिलेटेज प्रोटीन को भी क्या करेगा, बाहर नहीं निकालेगा। और जब इसको बाहर नहीं निकालेगा तो H+ भी क्या होगा, आयन का भी
बाहर नहीं जाएगा, तो उसकी वजह से एसिडिटी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। इस तरह से ये H2 रिसेप्टर ब्लॉकर क्या करता है, वर्क करता है। और इस तरह से हम क्या करेंगे, जो एसिडिटी बढ़ी हुई है उस एसिडिटी को क्या कर देंगे, कम कर देंगे। अब नेक्स्ट हमारा जो ड्रग है पीपीआई, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। अब देखो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, देखो इसमें में मैं बता दूंगा कैसे काम करेगा। देखो यहां पे हमने H2 रिसेप्टर पहले इसको ब्लॉक किया, ठीक, लेकिन प्रोटॉन पंप इनहिबिटर क्या है, इस पंप को ही क्या कर देगा, ब्लॉक कर देगा। जब इस प्रोटॉन पंप को ही क्या कर देगा, इनहिबिट कर देगा, तो ये प्रोटॉन पंप जब इनहिबिट हो जाएगा तो ये इस चीज को क्या करेगा, बाहर ही नहीं निकाल पाएगा। मतलब जो हाइड्रोजन आयन है उस हाइड्रोजन आयन को सेल से बाहर ही नहीं जाने देगा, तो जिसकी वजह से उसकी जो एसिडिटी है वो बढ़ेगी नहीं। और इस तरह से एसिडिटी क्या कर देगी, कम कर देगी। और जब एसिडिटी कम कर देगी तो उसकी वजह से GERD वाला भी कंडीशन क्या हो जाएगा, क्योर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट इसके अंदर जो आपका H2 रिसेप्टर है, इसके अंदर जो मेडिसिन है, कौन कौन सी मेडिसिन है, रेनिटिडिन, सिमेटिडिन और फेमोटिडिन। ये तीन टाइप के टीरिन वाले जितने भी ड्रग्स हैं ये क्या है, H2 रिसेप्टर ब्लॉकर। ये मेडिसिन जाके क्या करेंगे, H2 रिसेप्टर को ब्लॉक कर देंगे, वहां हिस्टामिन क्या होगा, बाइंड ही नहीं पाएगा, तो उसकी वजह से HCl का सिक्रीशन भी नहीं हो पाएगा। अब नेक्स्ट हम जो ड्रग्स पढ़ने वाले हैं उसको बोलते हैं प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, PPI। इसके अंदर क्या है, देखिए जो गैस्ट्रिक पैराइटल सेल्स होते हैं उसके जो मेम्ब्रेन होता है उसके पास पाया जाता है क्या, प्रोटॉन पंप। ये प्रोटॉन पंप से ही क्या होते हैं, H आयन बाहर निकलते हैं, जिसकी वजह से गैस्ट्रिक एसिड का सिक्रीशन होता है। तो ये क्या करते हैं, जब हम पीपीआई देंगे, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, ब्लड इसको लेगा तो वो ब्लड स्ट्रीम में जाएगा, ब्लड स्ट्रीम में इंटर करेगा और वहां से जो पेराइटल सेल होती है इस पीपीआई को क्या कर लेगी, एब्जॉर्ब कर लेगी। और जैसे ही एब्जॉर्ब कर लेगी तो ये एब्जॉर्ब करने के बाद बाइंड किस पे हो जाएगी, जो प्रोटॉन पंप है उस पंप पे ही क्या कर लेगी, बाइंड हो जाएगी। अब उस पंप पे बाइंड होने के बाद उस पंप की जो एक्टिविटी है, जो H आयन को वो निकाल रहा है, उस एक्टिविटी को ही क्या कर देगा, इनहिबिट कर देगा। जैसे ही उस एक्टिविटी को इनहिबिट कर देगा, H प्लस निकलेगा ही नहीं, तो उसकी वजह से रिड्यूस हो जाएगा क्या, गैस्ट्रिक एसिड का सिक्रीशन। और इस तरह से जो गैस्ट्रिक एसिड बढ़ी हुई है आपके स्टमक के, जिसकी वजह से GERD वाला कंडीशन देखने को मिल रहा है, तो इस तरह से ये क्या हो जाएगी, कम हो जाएंगे। ठीक, इस तरह से एसिड की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी और क्योर हो जाएगा क्या, GERD वाला कंडीशन। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, नेक्स्ट हम उसके अंदर मेडिसिन नहीं बताए थे। पीपीआई का जो मेडिसिन होता है क्या है, पेंटोप्राजोल और ओमेप्राजोल, ये दो मेडिसिन होती हैं जो पीपीआई के तरह काम करती, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर करने के लिए हम ये दो मेडिसिन क्या करते हैं, पेशेंट को देते हैं। अब नेक्स्ट मेडिसिन हमारा क्या है, कोलिनर्जिक ड्रग्स। ये कोलिनर्जिक ड्रग्स जो होता है ये क्या करता है, बेटामेथामेकोल या यूरेकोलिन की तरह ये क्या करता है, काम करता है। ठीक, अब इसके अंदर देखेंगे जो कोलिनर्जिक ड्रग्स होता है, ये कोलिनर्जिक ड्रग्स ये कोलिनर्जिक ड्रग्स जो होता है, ये कोलिनर्जिक ड्रग्स ये क्या करता है, जो आपके इंस्फिंक्टर होता है उस इंस्फिंक्टर के प्रेशर को क्या करता है, बढ़ा देता है। क्यों, क्योंकि देखो हमारा जो ये इसोफेगस है, ये स्टमक है, ये जो इंस्फिंक्टर है इस इंस्फिंक्टर का प्रेशर को क्या करेगा, बढ़ा देगा। जब ये बढ़ा देगा तो यहाँ, क्योंकि यहाँ का प्रेशर क्या हुआ है, बढ़ा हुआ है, जब यहाँ का प्रेशर क्या हो जाए, ज्यादा हो जाए, किस प्रेशर से, कार्डियक इंस्फिंक्टर के प्रेशर से, तो यहाँ का कंटेंट क्या होगा, रिफ्लेक्स होगा। तो यहाँ पे क्या है, ये जो इंस्फिंक्टर है इस इंस्फिंक्टर का प्रेशर क्या कर देगा, बढ़ा देगा, किसके, स्टमक के प्रेशर से ज्यादा। तब क्या होगा, ये हाई प्रेशर, ये लो प्रेशर, तो यहाँ का कंटेंट बैक फ्लो नहीं हो पाएगा। इस तरह से ये क्या करता है, प्रिवेंट करता है। कैसे करता है, यहाँ पे देखो इसके अंदर ये मेडिसिन आता है, कौन, बेथनर
बेथनिकोल या यूरेकोलिन, ये मेडिसिन होते हैं। ये मेडिसिन जब हम उसको देंगे तो ये स्टिमुलेट करेगा मस्कुलिनरी मस्कैरिनिक रिसेप्टर को क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा। ये रिसेप्टर क्या होती है, मसल्स के अंदर पाई जाती हैं, जिसको हम एम रिसेप्टर के नाम से भी जानते हैं। और ये रिसेप्टर क्या करेगा, ये जो मेडिसिन्स है ये मतलब मिमिक्री करेगा किसकी तरह, एस्टाइलकोलिन की तरह। ये क्या करेगा, एक्टिविटी करेगा, जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का क्या होता है, न्यूरोट्रांसमीटर होता है, उस तरह से ये क्या एक्टिव करेगा। और यह क्या करेगा, जो जीआईटी के अंदर मस्कैरिनिक रिसेप्टर होती हैं, उस रिसेप्टर को क्या करेगा, ये मेडिसिन स्टिमुलेट करेगा, जिसकी वजह से उसका क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन बढ़ेगा। जब कॉन्ट्रैक्शन बढ़ेगा उसकी वजह से जो इंस्फिंक्टर होगा, उस इंस्फिंक्टर का लोअर इसोफेजियल जो इंस्फिंक्टर होता है, उस इंस्फिंक्टर का क्या होगा, प्रेशर भी बढ़ जाएगा। और जब प्रेशर बढ़ेगा तो उसकी वजह से, अब प्रेशर बढ़ेगा तो ये क्या होगा, ओपन नहीं होगा, तो उसकी वजह से जो बैक फ्लो हो रहा है, रीगर्जिटेट बार बार देखने को मिल रहा था गैस्ट्रिक कंटेंट, वो गैस्ट्रिक कंटेंट रीगर्जिटेट नहीं होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग एक दो मेडिसिन और हम, उसके बाद ये टॉपिक फिनिश हो जाएगी। नेक्स्ट एक और ड्रग है, इस ड्रग को हम इस्तेमाल करते हैं जीआरडी के कंडीशंस में। ऐसा देखो, ये ड्रग का एक नेचर है कि ये ड्रग्स डुअल एक्शन करती है। कैसे, पहले इस ड्रग के बारे में जाने की, ड्रग होता क्या है, प्रोकाइनेटिक ड्रग्स। ये प्रोकाइनेटिक ड्रग्स को हम, या तो इसको हम क्या जानते हैं, मेटोक्लोप्रामाइड। ये जो ड्रग्स होता है ये डुअल एक्शन दिखाता है, मतलब दो तरह से एक्शन ये काम करता है। पहला क्या करता है, एंटी इमेटिक की तरह काम करता है, और दूसरा क्या करता है, मूवमेंट को इनहेंस करता है। जो जीआईटी की मूवमेंट हो, उस मूवमेंट को क्या करता है, बढ़ा देता है। अब हम पहला एंटी इमेटिक्स की तरह कैसे काम करता है, ये ब्लॉक कर देता है किसको, डोपामिन रिसेप्टर को, और ये क्या करता है, स्टिमुलेट करता है सिक्रीशन ऑफ 5-HT4 को, रिसेप्टर को स्टिमुलेट करता है सिक्रीशन के लिए, और जिसकी वजह से जो बॉन्डिंग होता है, जो बॉन्डिंग सेंटर है, उस बॉन्डिंग सेंटर की जो एक्टिविटी को क्या कर देगा, कम कर देगा। ठीक, जिसकी वजह से उसको क्या होगा, बॉन्डिंग नहीं होगी। ठीक, बॉन्डिंग नहीं होगा, उसकी वजह से क्या हो जाएगा, बॉन्डिंग नहीं होगा। क्यों हमको इसको रोकना है, क्योंकि अगर बॉन्डिंग होगा तो जो गैस्ट्रिक कंटेंट है बार बार क्या होंगे, वोमिट के थ्रू बाहर आएंगे, तो उसके अंदर एसिड होगा, तो वो एसिड क्या कर देगा, बर्न करते हुए आएगा। जो इसोफेगस की लाइनिंग है, इनर म्यूकोसा लाइनिंग, उसको बार बार क्या करेगा, जला देगा। इसीलिए हम यहाँ पर ये जो ड्रग्स है, प्रोकाइनेटिक ड्रग्स, इस ड्रग्स को देंगे ताकि ये क्या करेंगे, एंटी इमेटिक की तरह काम करते हैं। जो वोमिटिंग हो रहा है उस वोमिटिंग को क्या कर देगा, सप्रेस कर देगा। दूसरा क्या है कि हम क्या देंगे, मूवमेंट इनहेंसिंग का कंडीशन ये काम करता है। ये क्या करता है, मूविंग फूड फास्टर, इंक्रीज मूवमेंट ऑफ द स्टमक एंड इंटेस्टाइन। अब ये क्या करेगा, अब ये ड्रग्स हम देंगे, उसकी वजह से ये क्या करेगा, जो स्टमक है उस स्टमक का मूवमेंट क्या कराएगा, फास्ट करा देगा, पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट को बढ़ा देगा, और उसकी वजह से जो इंटेस्टाइन की भी मूवमेंट क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो जो स्टमक के अंदर फूड कंटेंट रुका रहेगा, वो फूड कंटेंट क्या होगा, तेजी से क्या हो जाएगा, बाहर चला जाएगा, और इस तरह से जो स्टमक क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा। मतलब कुल मिला के हमको स्टमक को क्या करना है, खाली करवाना है। ठीक, इस तरह से हो गया। अब हम कुछ डाइटरी मैनेजमेंट देखेंगे जो हमारे जीईआरडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। किस तरह से डाइटरी मैनेजमेंट हम करते हैं, एक जीईआरडी वाले पेशेंट्स को हम क्या क्या एडवाइस देते हैं एज ए नर्स। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, अब हमारा जो ये लास्ट पॉइंट है। ठीक है, इसके अंदर देखो, हम डाइटरी मैनेजमेंट में हम अगर जीईआरडी वाला कंडीशंस है, तो उस जीईआरडी वाले कंडीशंस में क्या क्या डाइटरी मैनेजमेंट हम उस पेशेंट को दे सकते हैं। पहला पॉइंट है, अवॉइड स्पाइसी फैटी फूड, अल्कोहल, कॉफी एंड चॉकलेट। उसको हम पेशेंट को क्या कहेंगे, अवॉइड करने के लिए बोलेंगे। अब ज्यादा मसालेदार भोजन ना करे, उसको ज्यादा फैट वाली भोजन ना करे, और वो क्या, अल्कोहल ना ले, कॉफी ज्यादा ना पिए, और चॉकलेट ज्यादा ना खाए, उसको अवॉइड करने के लिए बोलेंगे। और अवॉइड करने के लिए हम बोलेंगे कि अवॉइड एक्सट्रीम हॉट एंड कोल्ड
फूड या फ्लूइड कुछ भी है ज़्यादा गर्म और ज़्यादा ठंडा भी उसको लेने के लिए हम क्या करेंगे, मना करेंगे। उसके बाद एडवाइज करेंगे फॉर स्मॉल फ्रीक्वेंट मील, हम उनको क्या कहेंगे कि जो वो फूड खा रहा है उसको हम बोलेंगे कि छोटे छोटे पार्ट्स में खाए, ठीक। जैसे कि अगर एक बार में जो हम खाते हैं उसको 5 बार में हम डिवाइड करेंगे, दिन भर में क्या 5 बार खाएं, लेकिन थोड़ा थोड़ा मिल क्या करें, छोटे छोटे पीसेस बना के खाएं, ठीक है। और उसके बाद अवॉइड करेंगे ईटिंग एंड ड्रिंकिंग आफ्टर 3 आवर्स बिफोर स्लीपिंग टू प्रिवेंट नेचुरल रिफ्लेक्स। हम क्या करेंगे, उसको बोलेंगे कि अगर तुमको जैसे सोने जाना है तो उसके 2 या 3 घंटे पहले तुम क्या करो, खाना को खा लो, ठीक। इसलिए बोलते हैं क्योंकि देखो आपके स्टमक के अंदर जो एक तो स्टमक को आप क्या बोलते हैं, रिजर्वायर ऑफ फूड, इसके अंदर फूड क्या होता है, स्टोर होता है। अगर हम क्या करेंगे, अगर हमारा स्टमक में फूड रहेगा तो जब हम सोएंगे तो सोने की वजह से आपका एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ेगा, क्योंकि ऐसे सो गए कभी देखो अगर सुबह में तब पर भी बढ़ेगा, तो उसकी वजह से क्या होगा, रिगर्जिटेट हो सकता है। तो इसीलिए हम उस पेशेंट को पहले से एडवाइज करेंगे कि जो आप फूड खा रहे हो उसको 2 या 3 घंटा पहले ही उसको क्या करो, खा लो, उसके बाद 2 या 3 घंटे बाद जाके आप क्या करो, सो, ठीक है, ताकि हम प्रिवेंट कर सके क्या, नेचुरल रिफ्लेक्सेस को हम प्रिवेंट करें। फिर उसके बाद हम एडवाइज करेंगे उसको क्या, लो फैटी डाइट, जो लो फैटी डाइट फूड है उसको लेने के लिए हम क्या करेंगे, अवॉइड करेंगे, मतलब बोलेंगे कि उसको ज़्यादा फैट वाली चीज़ें उसको नहीं खाना है। ऐसा इसलिए बोलते हैं क्योंकि फैट क्या होता है, जल्दी डाइजेस्ट नहीं होता है, तो वो क्या कर रहा है कि स्टमक के अंदर लंबे समय तक वो क्या कर सकता है, कुछ घंटों तक क्या कर रहा है, ज़्यादा टाइम तक वो क्या कर रहा है, स्टमक में रुकेगा। तो स्टमक में जब ज़्यादा टाइम तक रुकेगा तो उसकी वजह से रिगर्जिटेट होने का भी चांस क्या होगा, बढ़ा रहेगा। तो इसीलिए हम उसको लो फैट डाइट क्या करेंगे, बोलेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, स्लीप विद द हेड ऑफ द बेड एलिवेटेड 4 to 6 इंचेस, ठीक है। अगर हम उसको पेशेंट को क्या बोलेंगे कि आप अगर बेड पे जब सोने जा रहे हो तो उस सोते समय आप अपने हेड को क्या करो, 4 से 6 इंच क्या करो, उठा के रखो, ताकि जो आपका ये पापर वाला पोर्शन ये उठा रहे, तो स्टमक से ऐसे पोर्शन उठा रहेगा तो ये रिगर्जिटेट क्या होगा, नहीं हो पाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्या है, एडवाइस टू अवॉइड स्मोकिंग एंड टोबैको। हम पेशेंट को एडवाइस करेंगे स्मोकिंग करने के लिए, और सुरती चुन्ना गुटखा जो भी है उसको खाने से हम क्या करेंगे, मना करेंगे। उसके बाद हम पेशेंट को बोलेंगे कि टाइट क्लॉथिंग ना पहने, ठीक। उसको हम लूज क्लॉथिंग पहनने के लिए बोलेंगे। ऐसा इसलिए बोलेंगे, अगर वो टाइट पहनेगा तो उसकी वजह से इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर क्या होगा, कंप्रेस होगा, तो इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ जाएगा, तो उसकी वजह से उसको रिगर्जिटेट वोमिटिंग वाली कंडीशन देखने को मिल सकती है। इसीलिए हम पेशेंट को समझाएंगे कि आप ज़्यादा टाइट कपड़ा ना पहने, जो क्लॉथिंग है वो ज़्यादा टाइट फिटिंग ना रहे, आप लूज कपड़ा पहनो जो ढीला ढाला रहे, ताकि वो क्या एब्डोमेन के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स ना लगाए, जिसकी वजह से इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर क्या हो, बढ़े ना। नेक्स्ट पॉइंट है सर्जरी के बारे में। हम अब बात कर लेते हैं कि ये जो सर्जरी है इसके अंदर जो एंटी रिफ्लेक्स सर्जरी की जाती है, एंटी रिफ्लेक्स सर्जरी आप चॉइस का अगर बात करें, निसेन फंडोप्लिकेशन, इसके अंदर क्या होता है, जैसे ये स्टमक है तो स्टमक का जो ये फंडस वाला पार्ट है, ठीक है, इस फंडस वाले पार्ट को ऐसे रस्सी की तरह, जैसे ये फंडस वाला पार्ट है, ये इसोफेगस है तो ये फंडस वाला पार्ट है, तो इस फंडस वाले पार्ट को ऐसे पकड़ के घुमा के इसको क्या करेंगे, इसी के ऊपर बांध देगा, ठीक। ऐसे ये बंध जाएगा तो ये एक्सटर्नल फोर्स लग गया, ये कंप्लीट बंद होता है, तो उसको हम बोलेंगे क्या, निसेल फंडोप्लिकेशंस। और इनकम्प्लीट या पार्शियली होगा तो उसे हिल ऑपरेशन बोलते हैं, ठीक है। इस तरह से ये क्या कंप्लीट हो जाएगा, तो ये एक्सटर्नल फोर्स लग जाएगा स्फिंक्टर के ऊपर, क्योंकि भाई फंडस क्या होगा, वो फंडस के ऊपर जो लोअर इसोफेगस में लपेटेंगे, उसको लपेट रैप करेंगे, रैप करने के बाद हम उसको सूचर कर देंगे, तो वो क्या होगा, बाहरी एक्सटर्नल फोर्स लग जाएगा, और इस तरह से स्फिंक्टर को क्या होगा, सपोर्ट भी मिल गया, और स्फिंक्टर का क्या होगा, जो इनकॉन्टिनेंस वाला कंडीशन था वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो गया, और रिगर्जिटेट वाला कंडीशन क्या होगा, ठीक हो गया। उसके बाद दूसरा है हिल ऑपरेशन। हिल ऑपरेशन भी, इसमें भी क्या करते हैं, पार्शियली क्या इसके अंदर भी रैपिंग करते हैं, लेकिन रैपिंग हम कंप्लीट नहीं करते। जैसे ये है तो रैपिंग इतना आधा, देखो इधर कंप्लीट मतलब पूरी तरह से नहीं होगा, मतलब इधर आधा रैपिंग करेंगे, बस एक तरह से हम उसको क्या करेंगे, सपोर्ट देंगे, एक्सटर्नल सपोर्ट देंगे, ताकि जो वो स्फिंक्टर है उसको क्या मिल सके, सपोर्ट मिल सके, ताकि जो डायफ्राम है उसको सपोर्ट मिल सके, जिसकी वजह से यहाँ पे जो
डायलेशन हुआ, वीकनेस मसल हुई थी, तभी तो रिगर्जिटेट हो रहा था। तो वो वीकनेस क्या हो सके, दूर हो सके, और इस तरह से रिगर्जिटेशन को क्या कर सके, प्रिवेंट कर सके। इस तरह से ये आपका पूरा मैनेजमेंट हो गया आपका GERD। ठीक, GERD आपका ये पूरा कंप्लीट हो गया। एक भी पॉइंट ऐसा हमको नहीं लगता है जिसमें आपको कंफ्यूजन हुआ होगा। ठीक है, तो आज का ये टॉपिक हो गया समाप्त। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने दोस्तों को, जिसको नहीं समझ में आता है, उसको ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और उसको क्या करें, बस नहीं समझ में आ रहा है, अगर कोई कहीं पर भी उसको डाउट है तो वो आप कमेंट में हमको कह सकते हैं कि क्या पॉइंट आपको नहीं समझ में आ रहा है, उस पर आप हम बात कर सकते हैं। मैं उस पर फिर से वीडियो आपको बना के एक्सप्लेन कर दूंगा। उसके बाद आपको मैं आप बता दूं, अभी एग्जाम शायद आने वाले हैं, सेमेस्टर वालों का, बच्चों का भी एग्जाम है, तो इसीलिए आप भी थोड़ा सा फास्ट ट्रैक से क्या करें, तैयारी करें, ताकि आपको देखो क्या है कि थ्योरी, आपको समय आपके पास बहुत कम होता है सेमेस्टर वाले के पास। ठीक है, सेमेस्टर वाले के पास समय कम होता है, क्लासेस नहीं चलती हैं तो दिक्कत होती है। तो हम इसीलिए इस प्लेटफॉर्म पे हम आपको पूरा डिटेल थ्योरी देंगे। ठीक, और बहुत ऐसे कंटेंट देंगे ताकि आपको समझ में भी आएंगे, और आपका जो थ्योरी वाला पोर्शन है वो आपका थ्योरी पोर्शन बहुत स्ट्रांग हो जाएगा, और इस तरह से आप अपनी थ्योरी एकेडमिक कंडीशंस, जो एकेडमिक एग्जाम होती है, उस एकेडमिक एग्जाम क्या करेंगे, क्रैक करेंगे, अच्छे नंबर से पास होंगे। ठीक है, तो आप कोशिश करिए, हम आपसे निवेदन करते हैं, आपका दिन अच्छा होगा, हर एक चीज अच्छा होगा। ठीक है, आप हमेशा बस मेरे साथ बने रहिए। आपको जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, एमएसएन से हम गारंटी दे रहा हूं, एमएसएन से ऐसा कोई टॉपिक नहीं होगा जो आपको नहीं समझ में आएगा। बस शर्त यह है कि आप उस वीडियो को देखें, ठीक, उस वीडियो को समझें, आसानी से वो चीजें आपको समझ में आएंगी। जो नहीं समझ में आ रहा, कोई पॉइंट ऐसा है, जैसे कभी कभी कोई पॉइंट्स नहीं आती है समझ में, तो उस पॉइंट्स को आप कमेंट में करके हमसे पूछ सकते हैं। ठीक, उसके बाद क्या है, इसके अंदर जितने भी पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, मैंने सारे पॉइंट्स के ऊपर बात कर लिया, इजी वे में आपके लैंग्वेज में समझा दिया। अगर आप बोलेंगे तो मैं और लैंग्वेज, आपकी ऑन लैंग्वेज में हम इस सारे डिजीज को एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बस आपसे निवेदन है। ठीक है, आप लोग खुश रहें, अच्छा रहें, और इस चैनल को सपोर्ट दें, ताकि मैं इस चैनल को मैं ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो करा सकूं, ताकि और कई बच्चे होते हैं जिसको बहुत प्रॉब्लम होती है समझने में, ऐसे कॉन्सेप्ट समझने में, तो उस सारे कॉन्सेप्ट को क्या करना है, क्लियर करना है। तो इसीलिए ये ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।